बेआसरा, मशहूर बंगाली कथाकार ज्ञानपीठ विजेता आशापूर्णा देवी द्वारा रचित कहानी। तू गुस्सा मत होना बेटा। बात यह है कि बहू रानी बड़ी निर्दय है और बड़ा गुमान है उसे अपने पर। वह आदमी को आदमी नहीं समझती। उसकी छांव में अपने को बहुत छोटा बनकर ही रहना पड़ता है। मगर क्या सारी गलती बहू की ही थी? फैसला मैं आप पर छोड़ती हूँ। आइए पूरी कथा सुने। उंगलियों में घूम रही जपमाला को एक तरफ फेंक कर अन्नपूर्णा मौसी चटक गए रंग वाले टीन के बक्से को सहेजने बैठ गई। वह चुप्पी साधे अपना कोई काम करने वाली नहीं। उनकी जुबान भी साथ साथ कैंची की तरह चलती रहती है, पूरे दमखम से। वह अब इस घर में एक पल के लिए नहीं रहेगी और इस घर की चौखट लांघने के पहले एक चुल्लू पानी तक मुंह में नहीं डालेगी। अपने इस पुराने संकल्प को जोर जोर से दोहराते हुए मौसी ने बक्से के अंदर से नामावली और मटका चादर निकाल लिया। उसके बाद पुरानी भारी साड़ी और कंबल को बड़ी बेरहमी से झटकते हुए बाहर निकाला और फिर उनकी तह लगाने लगी। बहुत हुआ, बाप रे बाप, अब और नहीं। बहन के बेटे के घर आकर बड़ा सुख पाया, मरते दम तक याद रहेगा। जब तक मौत गले पर सवार न हो, कोई अपनी बहन बेटी के घर अपनी जान देने नहीं जाता। मुझे पागल कुत्ते ने काटा था जो मैं यहाँ आई थी। ठीक ही हुआ, अच्छी सजा मिली। अब मेरी जान छोड़ो बाबा, यहाँ से निकल पाऊं तो जान बचे। उनकी बातों का यह नमूना भर था। आइए जरा इन अन्नपूर्णा मौसी या अन्ना मौसी के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। अन्ना मौसी का इकलौता बेटा था केस्टो। अपने इस इकलौते सपूत पर अन्ना मौसी को बड़ा भरोसा था। होनहार केस्टो 2 जून का अन्न जुगाड़ करने की भी तनिक उम्मीद नहीं थी अन्ना मौसी को। उनके बेटे का ठौर ठिकाना अधिकतर गांव के बाहर एक पिछड़ी बस्ती में ही रहता था। जब कभी उसे रुपये पैसे की जरूरत पड़ती, वह घर आ थमकता और माँ से अनाप शनाप बकझक करता रहता। और अगर उसे पैसे न मिले तो वह बर्तन भाड़े लेकर गायब हो जाता और फिर कुछ दिनों तक पता नहीं कहाँ पड़ा रहता। अपने बेटे से पूरी तरह निराश हो जाने के बाद ही मौसी ने अपनी मड़ैया पर सांकल चढ़ा ताला लगा दिया और अपनी बेटी दामाद के घर डेरा डालकर बैठ गई। बेटी जमाई द्वारा भेजे गए माहवारी खर्चे पर ही जब सारा कुछ निर्भर था, तो उनके पास जाकर रहना ही कहीं ज्यादा अच्छा था। कुछ साल वहां बिताने के बाद अन्ना मौसी की खूबियों की बदौलत बेटी भगवान को प्यारी हो गई। यह बताने की जरूरत नहीं कि उसके गुजर जाने के बाद उस घर में टिके रहना मुश्किल ही था। अपनी पत्नी के नाते बड़बोली सास को झेलना जहां तक संभव था, वहां तक जमाई बाबू ने झेला ही था। पत्नी के मर जाने पर इसकी कोई जरूरत नहीं रह गई थी। इसीलिए एक दिन जमाई के घर से जंग खाए टीन का बक्सा उठाए अन्ना मौसी चली आई अपनी बहन के बेटे विभूति के घर। इस बात को आज साल भर तो हो ही गया होगा। उनकी तथाकथित पुत्र वधू रमोला ने अन्ना मौसी के आगमन को बड़े उत्साह से लिया था, ऐसी बात न थी। थोड़े दिनों की बात है, यही समझकर चुप ही रही। लेकिन अन्ना मौसी यहाँ से जल्दी ही टलने वाली हैं, ऐसा कोई संकेत उसे दिख नहीं पड़ा। उन्होंने तो यहाँ कदम रखते ही इस नवाबी ठाट बाट वाली गृहस्थी का सिरा थाम लेना चाहा। पत्नी, बेटे बेटी और दुनिया भर के नौकर चाकर सभी बेचारे विभूति का बेड़ा गर्क करने पर तुले हैं। इसे उनकी आंखों ने 2 ही दिनों में ताड़ लिया हो मानो। और जैसा कि कहा भी गया है, माँ मौसी एक जान। उसी नाते क्या अन्ना मौसी मझधार में डूब रहे इन बच्चों को बचाने की कोशिश नहीं करेगी? इस छोटी मोटी गृहस्थी में 50 नौकर चाकर भला काहे के लिए? इनको देखकर तो मेरे तन मन में आग लग जाती है। 30 रुपये महीने पर एक बावन रसोईया, आखिर काहे के लिए? घर की बहू 2 मुट्ठी चावल नहीं पका सकती? 24 घंटे सुई पोकर लिए बैठी न जाने क्या निहाल करती रहती है। और बाल बच्चों को इस तरह का नवाबी खाना खिलाने की क्या जरूरत है भला? दूध, मलाई, माखन, मिश्री, इनके बिना कलेवा गले से नहीं उतरता।
दो दो पराठे सेक दो और अचार डालकर सामने रखो, इतना भी नहीं होता? विभूति जैसा मोकड़ा आदमी है, यह सब सहन कर सकता है। अरे कोई दूसरा बच्चा होता ना तो जूते मार मार कर सारा जहर उतार देता। अन्ना मौसी जब पहले पल यहाँ आई थी तभी उनके मुंह से जो उद्गार फूटे थे, ये उनके कुछ नमूने भर हैं। रमोला पढ़ी लिखी औरत है, नौकर चाकर से भी कभी तूड़ तड़ाक करके बात नहीं करती। अपनी मौसिया सास को उसने कभी भी बुरा भला कहा हो ऐसा नहीं। कोई है जो यह बात साबित कर सके? अन्ना मौसी से यही सब तो झेला नहीं जा सकता। जो कहना है मुंह पर कह दो, एकदम साफ साफ, जो सहज है, स्वाभाविक है और समझ में आ जाए, ऐसी बातों का जवाब भी दिया जा सकता है। बातों का बतंगड़ बनाने वाली इस सीधी साधी दिख पड़ने वाली लड़ाई में और कोई जीते या न जीते, अन्ना मौसी की जीत 16 आने तय है। लेकिन यह क्या? दूसरे को मुंह तोड़ जवाब देने के बदले रमोला के चेहरे पर हर घड़ी एक बेजुबान सी कड़वाहट तैरती रहती है। यह उसका बड़ा निष्ठुर खेल है। उसके चेहरे पर तैरने वाली एक एक भाव रेखा जैसी बड़ी विरक्ति, बड़ी अवमानना से प्रश्न किया करती है। कौन है तू? यहाँ क्यों है भला? सारी जिंदगी यहीं टिके रहने की आस लगाए बैठी है क्या? अन्ना मौसी भले ही अनपढ़ हो, लेकिन वह इस भाषा को पढ़ सकती हैं। पर वह यह नहीं जानती कि इस भाषा में छुपे सवालों का जवाब वह कैसे दे। इन दबे छिपे हमलों के सामने अपनी हार स्वीकार करने के सिवा उनके पास और कोई चारा नहीं है। तभी तो इतनी जलन है उनके सीने में। लेकिन रमोला ने अपनी चुप्पी, जलती हुई निगाह और बिना किसी प्रतिक्रिया के सारी चोट को सह पाने की तैयारी के साथ उस दौर को झेला था। इसमें उसे कोई ज्यादा वक्त नहीं लगा। इसके बाद आया छोटे छोटे अधिकार और अभियान का जमाना। इस दौर में अन्ना मौसी ने बड़े तामझाम के साथ यह ऐलान किया कि आखिर वह इस घर संसार में कौन होती हैं। वह नौकर चाकर की लंबी कतार में तो शामिल नहीं है। रमोला की सर्द खामोशी और उदासीनता से मान और अभिमान का वह दौर भी खत्म हुआ। अब ऐसा होने लगा कि सारे लौंडे लपाड़े, नौकर नौकरानी जानबूझकर मौसी को अपमानित करने पर तुले हैं और लाख चाहने पर भी उनका रमोला के साथ सीधे झगड़ा कर पाना मुमकिन नहीं हो पा रहा था। और इस अपमान से आहत अन्ना मौसी इसीलिए रह रहकर केस्टों को तार देने पर जोर देती रहती हैं। और ये लोग उनके बार बार कहे जाने पर भी उनके जाने का कोई इंतजाम नहीं कर रहे। इस बात को उन्होंने पूरे मोहल्ले में प्रचारित कर रखा है। और यही वजह है कि जाने अनजाने या किसी नौकर नौकरानी या घर के नन्हे मुन्नों से हो गई किसी चूक या गलती के बहाने उन्हें यह तूफान खड़ा करना पड़ता है। आज जब अचानक एक नटखट बच्चे का पांव उनके ऊपर पड़ गया तो वह अपने को बड़ा आहत महसूस कर रही हैं और घंटे भर से चीख चिल्ला रही हैं, अरे मेरे गले में फंदा डाल दे रे, अरे बहन बेटी के घर पड़ी पड़ी मैं मलाई और रबड़ी उड़ा रही हूँ क्या? लेकिन अब और नहीं बाबा, इन नौकर चाकरों की लात मैं नहीं खा पाऊंगी रे। अरे विभूति कहाँ चला गया रे? अभी तुरंत जाकर मेरे केस्टों को तार दे दो, वह मुझे ले जाएगा। वह बेकार हो, कंगला हो, मेरी कोख का जन्मा तो है, उसका दाना पानी हराम का तो नहीं है। इस मलाई रबड़ी से मुझ अभागन का क्या काम? मैं बेटे के घर में खुद ही उबाल कर खा लूंगी। तू जा और जल्दी से तार भेज दे रे विभूति। विभूति कमरे के अंदर चुप बैठा किसी मुवक्किल की फाइलें उलट रहा था। उसे देखकर यह नहीं जान पड़ा कि बात उसके कान में पड़ी भी है, लेकिन रमोला के कान में कोई पिघला हुआ शीशा नहीं डाला कि वह यह सुनकर भी सह ले। वह तमतमाती हुई कमरे में दाखिल हुई और फट पड़ी। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? विभूति जैसे असहाय सा जान पड़ा। उसने बड़ी बेबसी से कहा, तो फिर किया ही क्या जा सकता है? नहीं, कुछ नहीं किया जा सकता है ना, बस चुपचाप बैठे बैठे इस गाली गलौज को सहन करते रहो। क्या बात है? विभूति ने उत्तर में जो कुछ कहा वह टालने वाला ही था। ऐसा करो कि उनके साथ थोड़ा निबाह करके चलो। निबाह कर? ओह, फिर तो बादल और मिंटू को लेकर मुझे इस घर संसार से विदा होना पड़ेगा। इसके सिवा उनसे निबाह कर पाने का और कोई चारा नहीं। विभूति ने झुंझलाकर कहा, जरा धीरे बोलो। अच्छा ये तो बताओ कि क्या किया जा सकता है?
किसी का स्वभाव तो नहीं बदला जा सकता। अब बीच बीच में समझाने बुझाने की कोशिश तो करता हूँ। हाँ, काम तो तुम हमेशा समझदारी का ही करते हो। ठीक है, तो फिर ये नौटंकी चलती रहे। वे जी भर कर हमें कोसती रहे, जो चाहे बकती जगती रहे, दिन में 5 बार तुम्हारे घर से चले जाने का ढोंग रचती रहे, और तुम उनकी तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता कहकर आरती उतारते रहो। विभूति ने आहत हंसी के साथ पूछा, तो फिर क्या करूं? मैं ये तो नहीं कह सकता कि ठीक है चली जाओ। और तुम तो अच्छी तरह जानती हो रमोला कि हम लोगों के सिवा उनका कोई दूसरा टौर ठिकाना भी तो नहीं। रमोला ने खींच भरे स्वर में कहा, जानती कैसे नहीं भला, खूब अच्छी तरह जानती हूँ, तभी तो इतने दिनों से सब कुछ चुपचाप सहन करती जा रही हूँ। लेकिन जिसे इस बात का होश रहना चाहिए था, उसे यह सब बताए बिना एक नकली दुनिया रचकर और कितने दिनों तक यह सब चलता रहेगा, आखिर कब तक? यह कहकर रमोला पांव पटकते हुई कमरे से बाहर निकल गई, और इधर विभूति खुले दरवाजे की तरफ फटी आंखों से देखता रहा। उसके मन में रमोला की बातें घुमड़ती रही थी।